चलिए, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और सफलता टेस्ट सीरीज जो आपके सफलता के लिए हमारे सारे शिक्षकों के मेहनत के द्वारा और हमारे नीरज सर के सोच के द्वारा स्टार्ट किया गया है, सफलता टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए। और मैं बार बार बताते आ रहा हूं कि ये हमारा वर्जन 1 है। 10 टेस्ट के बाद वर्जन 2 होगा स्टार्ट, और फिर 10 टेस्ट के बाद वर्जन 3। ये है क्या, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। तो इसके लिए एक अलग से कि क्या है हमारा सफलता टेस्ट सीरीज, इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड होने जा रहा है। आप लोग उसको देखना मत भूलिएगा। पूरा अबाउट हमारा सफलता टेस्ट सीरीज के बारे में पूरा का पूरा उसमें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर रखा है। और खास करके मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया आपको कि पूरे साल में मैं आपका कितना प्रकार का, कितने टाइप्स का टेस्ट लेने वाला हूं। चलिए, आज हम लोग जो भी बच्चे 3 मई को, 3 मई को जो भी मॉर्निंग बैच और इवनिंग बैच में बिजनेस स्टडीज और मैथमेटिक्स का जो टेस्ट दिए थे, आज उनका डिस्कशन सेशन मैं आपको करवा रहा हूं। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि टेस्ट हो चाहे डिस्कशन हो, ये दोनों चीज आपको नहीं छोड़ना है बच्चों। किसी भी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट, आपको ये दोनों चीज नहीं छोड़ना है, चाहे वो टेस्ट हो चाहे वो डिस्कशन हो। मैटर ये नहीं है कि आप पूरा का पूरा, आप 10 का 10 आपका सही हो गया। अगर हो सकता है कि चलिए रिजल्ट आ गया आपका 10 का 10 सही हो गया, तो आप डिस्कशन वीडियो नहीं देखे, नहीं, ये काम नहीं करना। आपका डिस्कशन वीडियो से होता क्या ना, बेसिकली कि आपका एक अलग आपका खुद का कॉन्सेप्ट था जिससे आपका वो परीक्षा सही गया, 10 में 10 आया। बट मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको वो याद हो जाएगा, आपको पूरा का पूरा उसका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बात समझ में आया? तो चलिए, ये जो आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये डे 2 डे 1 हमारा खत्म हो गया था। और जो भी बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास किए तो उनको बहुत अच्छा, मतलब बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से खास करके। और डे 2 आज मॉर्निंग बैच का हम लोग 3 मई का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी बच्चा 3 मई को जो परीक्षा दिया है मॉर्निंग बैच में, है ना। चलिए, पहला सवाल आपके पास था आपके टेस्ट पेपर में कि विच प्रिंसिपल ऑफ फयोल, देखिए फयोल प्रिंसिपल के बारे में यहां पे पूछ रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ फयोल इंश्योर ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज आर अलाइंग टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव। मतलब हेनरी फयोल का कौन से प्रिंसिपल में कहना है कि वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि ऑल ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी की, जितना भी संगठन में काम हो रहा है वो अलाइन किया गया, मतलब एक ही रास्ते पे अलाइन किया गया है टुवर्ड सेम ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? यूनिटी ऑफ कमांड? नहीं सर, यहां पे 1 सबऑर्डिनेट 1 सुपीरियर होता है। और यहां पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? 1 यूनिट 1 प्लान। तो यही आपका सही आंसर है। डिवीजन ऑफ वर्क में काम को बांटा जाता है, डिसिप्लिन में रूल रेगुलेशन को लाया जाता है ना। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 यूनिट 1 प्लान। यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को सेम डायरेक्शन में लेकर के जाना, सेम ऑब्जेक्टिव में लेकर के जाना हमारा इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अकॉर्डिंग टू फयोल, वापस से आ गया आपका फयोल का प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू फयोल, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इस प्रिंसिपल का मतलब बोल रहा है पर्सनल गोल मस्ट बी अलाइंग विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, लीडर शुड प्रायोरिटाइज पर्सनल इंटरेस्ट, एम्प्लॉय शुड इग्नोर कंपनी पॉलिसी, और पर्सनल इंटरेस्ट ऑलवेज कम फर्स्ट। क्या होगा बताइए? तो यहां पे सर हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू फयोल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब पर्सनल गोल मस्ट अलाइन विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यही मेरे हिसाब से सही होना चाहिए कि जो आपका गोल है उसको किसके अकॉर्डिंग अलाइन करना है? ऑर्गेनाइजेशनल गोल के। ऑर्गेनाइजेशनल गोल पहले सक्सेस होगा तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगा, राइट। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, देखते हैं क्या है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डेलीगेशन अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट नहीं, यहां तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है। डेलीगेशन का मतलब होता है सौंपना, किस चीज को सौंपना? अथॉरिटी को, पावर को सबऑर्डिनेट। ये लेकिन यहां सेंट्रलाइजेशन बोल रहा है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ टॉप लेवल ओनली, है ना। तो यहां पे क्या बोल रहा है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा कि टॉप लेवल के पास ही पूरा का पूरा कंसंट्रेट कर रहा है डिसीजन मेकिंग पावर, है ना। और डिसेंट्रलाइज ऑपरेशन, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल इंश्योर, कौन सा वो सिद्धांत है जो सुनिश्चित करता है दैट ईच पर्सन इज प्लेस्ड इन द जॉब और पोजीशन मोस्ट सुटेड ऑन टू देम। बोलता है कि हर एक इंसान को सही जगह पे होना चाहिए। ये कौन प्रिंसिपल बोल रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बोलता है ना, कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। डिसिप्लिन किस चीज को बोल रहा है? रूल रेगुलेशन को। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज को बोल रहा है? पावर टू टेक डिसीजन को। और कंप्लीटिंग द राइट टास्क एट राइट टाइम को रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता है ना। और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या बोलता है? कि आपको इंप्लॉय को जॉब सिक्योरिटी, जॉब फीलिंग देना होगा, है ना। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फयोल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन रिक्वायर, क्या बोल रहा है डिसिप्लिन रिक्वायर का मतलब कि फयोल प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, क्या चाहिए डिसिप्लिन में, कैजुअल बिहेवियर एट वर्क, फॉलोइंग रूल एंड एग्रीमेंट, फॉलोइंग रूल एंड एग्रीमेंट, रूल रेगुलेशन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, कैजुअल बिहेवियर एट वर्क नहीं होगा, अवॉइडिंग कम्युनिकेशन, बाप रे बाप, रूल को तोड़ना, फ्रीडम टू डिसॉल्व नहीं, ये भी नहीं हो सकता है, डिसओबे नहीं कर सकता, आपको ओबे करना होगा रूल एंड रेगुलेशन को, तो फॉलो रूल एंड एग्रीमेंट, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a principle of management given by Henry Fayol? 14 प्रिंसिपल आपको याद है ना, तो डिसिप्लिन है सर, यस सर, साइंटिफिक सिलेक्शन ऑफ वर्कर नहीं सर, ये नहीं दिया गया है, साइंटिफिक टेक्निक फेयोल दिए ही नहीं थे, कौन दिए थे, तो F.W. टेलर दिए थे, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने दिया था, T फॉर टेलर, T फॉर साइंटिफिक, बात समझ में आया, तो ये आपका बहुत शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको इसका याद रखने का तरीका बता दिया, राइट। चलिए उसके बाद आपका क्या है, आइए दिखाते हैं आपको, Which of the following is not a features of principle of unity of direction? ये कौन सा यहां पे दिया गया, चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा यहां पे उसका विशेषता नहीं है, फीचर्स नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब पहले होता क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब वन यूनिट वन प्लान, एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक प्लान होना चाहिए। तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, वन हेड वन प्लान, नॉट पूछ दिया, तो नॉट का मतलब हो गया कि जस्ट उसका रिवर्स, फीचर्स नहीं पूरा, नॉट द फीचर्स पूछ रहा, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, नॉट दे करके ना आपको बेटा बहुत डेंजर वो खतरे में डाल देता है। बात हमारा नॉट वाला आंसर थोड़ा सा आप लोग बढ़िया से दिया कीजिएगा, नॉट आप लोग अच्छा से नहीं पढ़ते हैं, मुझे पता चल रहा है कुछ कुछ बच्चों के द्वारा, ठीक है, तो आपको ये सब चीज को ध्यान में रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, Which of the following is not a features of principle of unity of direction? कौन सा दिए गए 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा फीचर्स नहीं है, तो वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप, इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट, मल्टीपल प्लान फॉर अ सेम ऑब्जेक्टिव, प्रमोट यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो देखिए एक एक करके मैं पहले सबको सही करता हूं, जो सही नहीं है नॉट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो वन हेड वन प्लान, भाई बोला गया है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल का, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी का ये होना चाहिए, तो ये सही बोल रहा है ना, ये फीचर्स है, बट नॉट पूछ रहा है इसलिए गलत हो गया। इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड एफर्ट, ये है, कोऑर्डिनेशन होगा, एफर्ट सही से लगेगा तभी तो वन यूनिट वन प्लान होगा, इसलिए आंसर गलत हो गया क्योंकि ये सही है, इसीलिए आंसर ये गलत हो गया क्योंकि ये सही है और क्योंकि यहां नॉट पूछ रहा है ना, तो जो यहां गलत होगा वही यहां सही हो जाएगा। तो मल्टीपल प्लान फॉर द सेम ऑब्जेक्टिव, ये गलत बोल रहा है, बोलता है वन यूनिट वन प्लान, मल्टीपल प्लान नहीं बोल रहा है, तो यानी कि ये सही आंसर है ना। और प्रमोट यूनिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ये भी गलत बोल रहा है, तो ये सॉरी ये भी सही बोल रहा है, तो ये गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हमेशा याद रखिएगा सही हो गया इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मल्टीपल प्लान फॉर सेम ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not considered important for principle of speed D corps? देखिए फिर नॉट वाला सवाल आ गया। इस तरह का मैं क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहा हूं बच्चों कि आपका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाए नॉट नेगेटिव क्वेश्चन से रिलेटेड। बात समझ में आया? क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नेशन को मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं, बीपीएससी वगैरह के बच्चों को, तो वहां पे थोड़ा सा आपको उलझाव में डालता है बच्चे को, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसलिए देता है कि बच्चों का प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करता है कि कितना ज्यादा आप उस टॉपिक के बारे में जानते हो, कितना इन डिप नॉलेज है आपके पास। बात समझ में आया? चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ स्पीड डिकॉप्स? पहली बात, आपको स्पीड डिकॉप्स का मतलब पता होना चाहिए। स्पीड डिकॉप्स का मतलब होता है कि आपको टीम स्पिरिट में काम करना है, टीम स्पिरिट में काम करना है, आपको यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करना है, आपको हार्मनी डायरेक्शन में काम करना है, हार्मनी एनवायरनमेंट में, यानी कि हार्मनी का मतलब हो गया एकदम शांति व्यवस्था बना करके काम करना है। तो इसका कौन सा चारों में से ऑप्शन गलत है, यानी इंपॉर्टेंस नहीं है ना? तो टीम स्पिरिट में काम किया जाता है, यस सर, इसलिए गलत हो गया। ग्रुप हार्मनी में काम किया जाता है, यस सर, गलत हो गया। इनकरेजिंग डिविजन अमंग डिपार्टमेंट, ये गलत हो गया क्योंकि डिवीजन अमंग डिपार्टमेंट, डिवाइड कर दिया जाता है, नहीं सर, यहां तो टीम स्पिरिट को प्रमोट किया जा रहा है और यहां डिवीजन कहां से होगा, इसलिए गलत हो गया। तो यह उत्तर क्या हो गया? सही आंसर हो गया। और प्रमोटिंग यूनिटी अमंग एम्प्लॉय, तो ये भी सही है, इसलिए गलत आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इनकरेजिंग डिवीजन ऑफ अमंग डिपार्टमेंट इज द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। स्पिरिट डिकॉप्स का मतलब होता है टीम स्पिरिट, टीम भावना में काम करना, यूनिफाइड डायरेक्शन में काम करना, टीम हार्मनी के लिए काम करना, ना कि डिवीजन अमंग डिपार्टमेंट के लिए काम करना। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया था, थोड़ा सा ध्यान देना है, इसको ध्यान से समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों? मिस्टर मित्तल
फाइनेंस मैनेजर हैं किस कंपनी के, एबीसी लिमिटेड के, ठीक है, अप्लाइड फॉर लीव, यो अप्लाई कर रहे हैं छुट्टी के लिए टू अटेंड अ फैमिली फंक्शन, ताकि वो अपने कुछ फैमिली फंक्शंस में जा सके, कहां पे, अमृतसर में। यानी आपको समझ में आ रहा है, मिस्टर मित्तल एक फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड में, और वो अप्लाई किए हैं लीव के लिए अपने बॉस को कि वो एक फैमिली फंक्शन में उनको जाना है। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, और उस कंपनी का जो डायरेक्टर है, रिक्वेस्ट किया हिम टू कैंसल हिज लीव, कि रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मिस्टर मित्तल को कि आप अपना लीव कैंसिल कर दो, देयर इज एन इंपॉर्टेंट मीटिंग शेड्यूल्ड ऑन दैट डेट, कि आपको जिस डेट को छुट्टी चाहिए उस डेट को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग रखा गया है, आपको मैं छुट्टी नहीं दे सकता, तो सो प्लीज कैंसिल योर प्लान, राइट। तो मिस्टर मल्होत्रा इमीडिएटली, देखो यहां मल्होत्रा गलती से लिखा गया था, यहां मित्तल ही होगा, तो मिस्टर मित्तल ने क्या किया, इमीडिएटली एग्रीड कर गए उस चीज को और वो कैंसिल कर दिया अपना ट्रिप को, है ना। एज ही थाउट अटेंडिंग मीटिंग इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी बेनिफिट, क्योंकि मिस्टर मित्तल को पता है कि आपका शादी में जाना, फैमिली फंक्शन से ज्यादा जरूरी है कंपनी का मीटिंग। तो ये कौन सा प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल का कौन सा प्रिंसिपल, विच प्रिंसिपल ऑफ फ्योल अप्लाइड बाय मिस्टर मित्तल। तो हमेशा याद रखना, आप अपना वर्क को प्रायोरिटी देने से ज्यादा अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो ये कौन सा प्रिंसिपल को रिफ्लेक्ट करता है बेटा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में, बोलो नहीं सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हमारे ऋषिकेश सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, मैं इनको स्क्रीन पे लाता हूं, देखिए आइए सर, आप लोग इनसे मिलिए, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं ऋषिकेश सर पूरा एकदम, और इनका डिस्कशन वीडियो भी आप लोग देखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोग को कि आप लोग टेस्ट जितना ज्यादा जरूरी है देना, उससे ज्यादा जरूरी है आप लोगों का डिस्कशन वीडियो देखना, क्योंकि बच्चों आप लोग डिस्कशन वीडियो देखोगे तो बार बार वो चीज आपको यहाँ पे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो आपको वो चीज याद हो जाएगा। और हमारा पढ़ाया द्वारा गया सवाल में से 2-4 क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षा में अगर आ जा रहा है, ऐसा आएगा तो सबका सब, लेकिन अगर 2-4 परीक्षा भी अगर आपको क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में मिल जाता है, तो ये आपका किस्मत होगा और हमारा सौभाग्य होगा। थैंक यू सो मच ऋषिकेश सर, स्क्रीन पे आकर के बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन अंडर 1 विथ द सुटेबल स्टेटमेंट अंडर 2। सिंपल सा बात बोल रहा है कि मैच करना है आपको यहां पे, ठीक है, कि आपको यहां पे बहुत आसान क्वेश्चन मैंने दिया था, बच्चों को लग रहा होगा कि टफ है, कि आपको यहां पे गिवन फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट है ना। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है, तो मैनेजमेंट एंड मल्टी डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। तो आइए तो देखते हैं कहां पे ये मैनेजमेंट ऑफ पीपल, वर्क, ऑपरेशन कहीं दिख रहा है, कहां है, चलिए यहां है। तो 1 का क्या हो गया, 4 नंबर हो गया, तो यहां पे हम लिख लेंगे 1 का 4। चलिए दूसरा क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा इसका, आइए देखते हैं, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। 5 नंबर कहां छुप गया भाई, ये वाला यहां आ जाएगा। गोल आर द बेसिक रीजन फॉर द गोल ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ा सा ना मिसिंग है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर ये होगा, ठीक है, आप लोग इसको अंदाज लगा करके कर सकते हो। और उसके बाद सी का फिर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं, मैनेजमेंट इज डायनेमिक, तो डायनेमिक जहां पे आ गया भाई साहब, वहां पे चेंजिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1 का मैंने लिख दिया था यहां पे 5 नहीं सॉरी 4 लिखा था ना, 1 का क्या था, फिर से आ जाओ, 1 का मल्टी डायमेंशनल, तो मल्टी डायमेंशनल में क्या हो गया 4 नंबर, तो 1 का 4। चलिए 2 का क्या बोला था मैंने, 2 का मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का 5, तो 2 का हो गया 5। और 3 का क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट डायनेमिक, डायनेमिक क्या हो जाएगा 6, तो 3 का 6, है ना। तो इस तरीके से चीजों का बना सकते हो। अब आपका 3 ही मिल गया ना, तो इसी में से आप ऑप्शन को टिक कर सकते हो। देखो तो कहां पे है, 1 का 4 कहीं है, तो 1 का 5 है, 1 का 1 है, 1 का 4 देखो यहां है, बी का 5 है, तो हाँ सर 2 का 5 है, सी का 4 है, तो हाँ सर 3 का 4 है, तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो गया, डी का 1 लिख रहे हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज ऑल द मैनेजमेंट फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय मैनेजर ऑन कॉन्टिन्यूअस बेसिस, है ना। तो आपका डी नंबर का क्या हो जाएगा ए, और ई का 3 यहाँ पे बोल रहा है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव एग्जिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज एक्टिविटी इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एंड एंटरप्राइजेस आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत इजी था, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसको मिला सकते हो, और इसी तरीके से आपको हर एक परीक्षा को अटेंड करना है, हर एक डिस्कशन वीडियो को अटेंड करना है। चलिए शाम वाले बैच के लिए, और ये क्वेश्चन सभी के लिए है,
सिर्फ ऐसा नहीं कि शाम के ही बच्चे के लिए है और सुबह के लिए बच्चे के लिए। 20 क्वेश्चन आपको मैं हर सप्ताह में अगर डिस्कस करा रहा हूं एक टॉपिक से, तो आपके पास बच्चों कितना सारा क्वेश्चन आ जा रहा है वो आप समझ सकते हो। बात समझ में आ रहा है? पढ़ना नहीं छोड़ना है, पढ़ते रहना है। स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ने का होता है और कोई काम नहीं होता है कि विद्यार्थी का। विद्यार्थी जीवन पढ़ना ही है। अगर कुछ और अभी करोगे तो बाद में पढ़ना पड़ जाएगा बेटा। बात समझ में आ रहा? बाद का पढ़ाई कोई फायदा नहीं होता है, याद रखना। चलिए, इवनिंग बैच 3 मई को लिया गया हमारे कोचिंग के द्वारा। सफलता टेस्ट सीरीज का ये डिस्कशन है, डे 2 का, है ना। चलिए, शाम का बैच के लिए तैयार हो जाइए। विच प्रिंसिपल ऑफ प्रमोट हार्मनी अमंग स्टाफ टू इनकरेज टीम वर्क? कौन सा प्रिंसिपल है जो टीम हार्मनी को इनकरेज करता है? तो स्पीड डी कॉप्स, अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया था, स्पीड डी कॉप्स। विच प्रिंसिपल प्रमोट हार्मनी अमंग, यानी शांति व्यवस्था बना करके काम करना है स्टाफ को, और वो इनकरेज कर रहा है टीम वर्क को। तो इनिशिएटिव करता है, नहीं सर ये तो अपॉर्चुनिटी देता है। स्केलर चेन करता नहीं, तो ये चेन ऑफ कमांड है। इक्विटी करता नहीं सर, ये तो काइंड, जस्ट काइंड ट्रीटमेंट, फेयर ट्रीटमेंट है ना। तो क्या है सर इसका राइट आंसर? स्पीड डी कॉप्स। चलिए, थोड़ा पानी पीने दीजिए हमको। नेक्स्ट, व्हाट डज फेओल सजेस्ट अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन? फेओल ने क्या बोला डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में? क्या सजेस्ट किया है उन्होंने? इट शुड नेवर बी अप्लाइड। नहीं यार, अप्लाइड तो करना ही चाहिए, गलत हो गया। इट शुड बी अप्लाइड फुल्ली इन ऑल एरिया। सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन करिएगा, बाप रे बाप, पूरा पावर का मिसयूज करेगा सब, गलत हो गया। द डिग्री डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द बिजनेस, ये सही बोल रहा है, यही आंसर सही होना चाहिए। ओनली टॉप मैनेजर शुड डिसाइड, यही आंसर सही है। द डिग्री डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ बिजनेस। और याद रखिएगा, जो भी बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में और डिस्कशन की जरूरत है, लग रहा है कि नहीं सर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तुरंत वीडियो में कमेंट करिए कि सर इवनिंग बैच का क्वेश्चन नंबर 2 को फिर से समझाइए, या मॉर्निंग बैच का क्वेश्चन नंबर 2 को, या जो भी आपका क्वेश्चन का डिमांड होगा फिर से समझाइए। बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। द स्केलर चेन रेफर्स टू, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है? द पे स्केल ऑफ इंप्लॉय, नहीं सर। द चेन ऑफ सप्लायर, नहीं सर। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू, यही फिगर है ना, तो ये क्या हो जाएगा? यस सर। और इंप्लॉय हायरार्की इन टीम, नहीं, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। What is the primary focus of remuneration principle? Remuneration of principle of remuneration में हेनरी फेयोल को क्या कहना है? रिड्यूसिंग सैलरी, घटा देना है, नहीं सर। रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज फेयरली, ये सही लग रहा है मुझे। गिविंग ओनली बोनस, नहीं। कटिंग डाउन, नहीं नहीं नहीं, बी नंबर सही हो जाएगा। रिवॉर्डिंग एम्प्लॉयज फेयरली। बढ़िए आगे। विच प्रिंसिपल इनकरेज एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इन द क्रिएटिविटी? पार्टिसिपेट करिए, अपना दिमाग लगा करके आप एम्प्लॉय को कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग में, हेनरी फेयोल को कौन सा प्रिंसिपल ने ऐसा बोला गया है कि आप एम्प्लॉय को मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हो कि वो पार्टिसिपेट करे आपके डे टू डे एक्टिविटीज में और अपना क्रिएटिविटी को आपसे शेयर करे। तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव होता है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में आप वर्कर को इनिशिएट करने के लिए बोलते हो, आप वर्कर को अपॉर्चुनिटी देते हो, ये अवसर देते हो कि आ करके आप अपना राय दे सकते हो। किसको? एम्प्लॉय को, राइट। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हो गया पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब कंप्लीट द राइट टास्क एट राइट टाइम। इक्विटी का मतलब सबको एक जैसा ट्रीट करना है, और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर का मतलब उसके वर्किंग टेन्योर में आपको जॉब फिल देना होगा, वो मतलब टाइम देना होगा। चलिए 6 नंबर आ गया वापस से नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन से ध्यान रखना है आपको, बार बार मैं बोल रहा हूं, ये नॉट बहुत डेंजर है, आपको एग्जाम में यही फंसाएगा, है ना। नॉट का मतलब होता है नहीं है जो, और आपने पढ़ा है जो है। अब सोच लीजिए कि वहां पे एकदम कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जा रहा है, पास में आया। और मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड को बढ़ाने के लिए ही इस तरह का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाना चाहता हूं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैच नहीं करता है? तो चलिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। अथॉरिटी का मतलब पावर टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने का क्षमता, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जिम्मेदारी कि मुझे काम सही से करना है, समय पे करना है। गिविंग ऑर्डर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, भाई साहब मुझे तो पहला ही सही लग रहा है, और आगे पढ़ लेते हैं। क्लियर अथॉरिटी मैच्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, क्लियर अथॉरिटी दे रहे हो और मैच कर रहा है वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, यानी कि आप उसको 4 दिन के लिए काम दिए और उसका जिम्मेदारी भी उतना ही है कि भाई आप उसको जितना पावर दे रहे हो उतना ही जिम्मेदारी दे रहे हो। बात समझ में आया?
तो ये चीज है। तो यहां पे बोला क्लियर अथॉरिटी मैच्ड विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैच कर रहा है आपका अथॉरिटी आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी थे, तो ये सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये नॉट लिखा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा नॉट वाला सवाल में जो स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है वही गलत होता है, क्योंकि ये जस्ट इसका रिवर्स पूछ रहा है। तो कौन सा विच इज द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस चीज को गौर करने की जरूरत है। तो क्लियर अथॉरिटी मैच्ड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है, इसलिए ये नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पावर एंड ड्यूटी ये भी होता है, बैलेंस करके रखना है। चलिए, और होल्डिंग मैनेजर अकाउंटेबल, यानी कि आपका मैनेजर हमेशा आपको जवाबदेही होगा, आंसरेबल होगा कि अगर उससे कोई इन द केस ऑफ इनकम्प्लीशन ऑफ वर्क, अगर वो आधा अधूरा काम करता है तो वो अकाउंटेबल होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी होगा, इसलिए गलत हो। मुझे सही उत्तर क्या लग रहा था, यही लग रहा था और यही होगा। क्यों, मैं इसको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, गिविंग ऑर्डर विदाउट अकाउंटेबिलिटी, आप किसी को पावर दे रहे हो और विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जवाबदेही नहीं बना रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये क्या आंसर उसका सही हो जाएगा, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। भाई साहब, ये नॉट वाला क्वेश्चन करा के ना मैं बच्चों को पूरा का पूरा तेज तरार इसलिए बना देना चाहता हूं कि आने वाले आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, लाइक बोर्ड एग्जाम हो गया, आगे का सीयूईटी का एग्जाम हो गया, और भी बहुत सारा एग्जामिनेशन है, अगर आप आईपी मैट वगैरह देते हो तो वहां पे आपको रीजनिंग वगैरह मिलेगा। तो आपका माइंड का जो शार्पनेस है ना, एनालिसिस पावर है ना, मैं अभी से ही उसको बूस्ट कर देना चाहता हूं डियर स्टूडेंट्स, याद रखना इस चीज को, इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इंपॉर्टेंट, बट पढ़ने वाले बच्चे के लिए कुछ नहीं होता है, वो 10 में 10 ले आता है। Which of the following is not the importance of principle of equity? आपको पहले इक्विटी का मतलब पता होना चाहिए। इक्विटी का मतलब जस्ट काइंड फेयर ट्रीट इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, आपको सही से सारे लोगों को ट्रीट करना है। ईच एंड एवरी इंप्लॉय, ईच एंड एवरी स्टेज में डिसिप्लिन होना चाहिए प्रॉपर, और वो फॉलो हो रहा है तो हर स्टेज में फॉलो होना चाहिए, राइट। तो यही होगा इक्विटी। बिल्ड इंप्लॉय लॉयलिटी, यहां नॉट पूछ रहा है। प्रमोट फेयर ट्रीटमेंट, क्रिएट अ हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट और इनहैंस सेटिस्फैक्शन। तो देखिए, हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट ही होना चाहिए क्योंकि ये गलत तरीके का काम करने के लिए बोल रहा है ना। तो यहां पे क्या बोला गया, बिल्ड्स एम्प्लॉय लॉयलिटी, इंपॉर्टेंस है। अगर तो आप इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का वायलेशन नहीं करते हो, लगाते हो अपने प्रिंसिपल मैनेजरियल एक्टिविटीज में, तो ये सही बोल रहा है कि ये एम्प्लॉय का लॉयलिटी को बढ़ाता है, बनाता है ना। अब प्रमोट करता है फेयर ट्रीटमेंट को, तो ये दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि ये सही बोल रहा है। और क्रिएट्स अ हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, यानी कि गलत वर्किंग इन्वायरमेंट बना देता है। नहीं सर, ये गलत इन्वायरमेंट नहीं, मैं गलत बोल रहा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, क्योंकि ये इनहेंस करता है सेटिस्फैक्शन, इसलिए गलत आंसर है। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो नेगेटिव क्वेश्चंस को किस तरीके से बनाना है आपको समझ में आ रहा है कि पहले आप पॉजिटिव चीजों को राइट करो, उसको वो आंसर नहीं होगा, जो नेगेटिव चीज है वही आंसर होगा। बात समझ में आया। नॉट पूछ दिया मतलब नेगेटिव पूछ रहा है, इंपॉर्टेंस जो नहीं है मतलब जो लिमिटेशन है। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not associated with the principle of stability of tenure of personnel? पर्सनल का मतलब होता है एम्प्लॉय, स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, और टेन्योर का मतलब होता है उसके ड्यूरेशन में। तो बोला गया कि आप क्या ऐसा करो, कौन सा इसमें से ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर के साथ एसोसिएटेड यानी कि उससे लिंक नहीं है। बात में उससे लिंक नहीं है, वो कौन सा है? तो सिंपल सा बात, रिड्यूस इंप्लॉय टर्नओवर। अगर तुम इस प्रिंसिपल को लगाते हो तो टर्नओवर रिड्यूस होता है, बिल्कुल होता है सर, ये नहीं होगा। इनकरेज फ्रीक्वेंट हायरिंग एंड फायरिंग, भाई यही नहीं हो, यही आंसर सही होगा, ये गलत है। इनकरेज थोड़ी करेगा। अगर आप स्टेबिलिटी देते हो, किसी को काम करने का मौका दे रहे हो, तो आपके पास वो लॉन्ग लास्टिंग रुकेगा ना, तो उससे क्या होगा कि वो बार बार आपको हायर नहीं करना होगा। बट यहां पे तो लिख रहा है इनकरेज करना होगा, हायर को इनकरेज करता है हायर को, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर। और बिल्ड होगा एक्सपीरियंस, ये सब गलत हो गया। प्रमोट जॉब सेटिस्फैक्शन, ये सब गलत। तो आपका राइट आंसर क्या है, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए थोड़ा सा एक केस बेस्ड क्वेश्चन था। 20 न्यू एम्प्लॉयज हैव स्टार्टेड देयर करियर इन XYZ लिमिटेड। बात को समझिएगा, यहां पे सिंपल सा बात बोल रहा है कि 20 नया एम्प्लॉय जो है वो स्टार्ट किया अपना करियर XYZ लिमिटेड कंपनी के साथ, और द एम्प्लॉय आर न्यू, वो सारे एम्प्लॉय न्यू थे टू द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उस संगठन में, उस इन्वायरमेंट में वो सारे एम्प्लॉय न्यू थे, एंड हैव नो आइडिया अबाउट द डिमांडिंग जॉब, और उनको कुछ नहीं पता था उस जॉब के बारे में। और तब जा करके द मैनेजमेंट यानी कि जो प्रबंधक थे
हैज डिसाइडेड टू गिव देम 3 मंथ ऑफ द टाइम, कि भाई उनको लोगों को 3 महीना का समय दिया जाए, किस लिए? टू शो देयर रिजल्ट, कि भाई आप अपना परिणाम, जॉब काम करो, आपको 3 महीना का मैं टाइम दे रहा हूं, आप अच्छे से काम करके दिखाओ। तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, कौन से प्रिंसिपल में बोला गया है बेटा जी कि आप वर्कर को टाइम दो, वो अपना परफॉर्मेंस तभी दिखा पाएगा। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, ये मैंने डिस्कस कर दिया, अब जाकर के देख लेना, शायद इसका सी था सही, अब जाकर के देख लेना, बैक करोगे वीडियो आपको दिख जाएगा कि मैंने मैच करके किस तरीके से चीजों को दिखाया था। चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर है, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट। अच्छे से आपका रिजल्ट, जो लोग अच्छे से नंबर आया एक बार मिला लेना, डिस्कशन वीडियो टेस्ट नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट। बाय बाय, गुड नाइट, कीप स्टडिंग, नेक्स्ट टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट।